हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में चर्चा की थी। आज हम समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। बाल मनोविज्ञान की विकासात्मक समस्याओं का अध्ययन कोई भी वैज्ञानिक किसी भी अध्ययन विधियों द्वारा करे, किंतु इन विधियों के द्वारा अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिक प्राय दो प्रणालियों का उपयोग जरूर करते हैं। वे हैं समकालीन प्रणाली और दीर्घकालीन प्रणाली। इन दोनों ही प्रणालियों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं और कुछ सीमाएं हैं। इन दोनों का तुलनात्मक वर्णन करते हुए कारमाइकेल ने 1986 में बताया कि जीवन के किसी भी बिंदु पर बालक की स्थिति का ज्ञान हमें समकालीन अध्ययन प्रणाली से होता है, जबकि दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली से यह स्पष्ट होता है कि बालक कहाँ से आया है, उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है और उसके विकास की दिशा और विकास की गति क्या है। तो दूसरी जो पद्धति है दीर्घकालीन, ये लंबे समय तक चलती है और हमें इसमें बालक के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों ही प्रणालियों के बारे में अब हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं समकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में। इसे क्रॉस सेक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है। इस अध्ययन प्रणाली में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विकास के अध्ययन में सर्वप्रथम भिन्न भिन्न अवस्था के बालकों के समूहों को उपयुक्त प्रतिदर्श विधियों की सहायता से चुना जाता है। यानी कि जिस पहलू के बारे में हमें जिन बच्चों पे स्टडी करनी है, सही सैम्पलिंग मेथड के द्वारा या सही सैम्पलिंग टेक्निक के द्वारा उन सैंपल को चुन लिया जाता है। फिर अध्ययन समस्या से संबंधित शारीरिक व मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रमों का इन विभिन्न स्तर के बालकों में निरीक्षण किया जाता है या मापन किया जाता है और अंत में आंकड़ों के औसत मानों के आधार पर विकास के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं भाषा के विकास के बारे में कि बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, तो हमें क्या करना होगा। देखिए, हमें सबसे पहले भिन्न भिन्न आयु स्तर के बालकों को चुनना होगा। जैसे 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5 वर्ष और 5.5 वर्ष। इन सभी बालकों को रैंडम विधि के द्वारा चुन लेते हैं। फिर प्रत्येक आयु स्तर के समूह में हम 100 बच्चे रखते हैं, क्योंकि ये जो विधि है ये लार्ज सैंपल पर हम स्टडी करते हैं। तो हर आयु स्तर पर 100 बच्चों को लेते हैं। इस प्रकार से कुल 10 आयु समूह का निर्माण हो जाता है। 10 आयु समूह बन जाते हैं और टोटल बच्चों की संख्या हो जाती है 1000। तो 1000 जो संख्या है ये हमारी अध्ययन इकाई बन जाती है। अब समूह को बना लेने के पश्चात इन विभिन्न आयु स्तर के बच्चों के अलग अलग ग्रुप जो बना है, जो समूह बना है, उसमें हम ये बातें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे शब्द उच्चारण की योग्यता, शब्दों में व्यक्त करने की योग्यता, शब्दों के अर्थ को समझने की योग्यता, वाक्य रचना करने की योग्यता और शब्द भंडार आदि जो भाषा के विभिन्न पहलू हैं उनका निरीक्षण
कर लिया जाता है और मापन कर लिया जाता है। इस तरह से हमारे पास कई आंकड़े एकत्र हो जाते हैं और इन आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात इन आंकड़ों का हम विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करने के पश्चात हमें ये पता चलता है कि विभिन्न आयु स्तरों पर भाषा का विकास कितना है। इस प्रकार हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है और भाषा के क्रमिक विकास को जानने के लिए हम भिन्न भिन्न आयु स्तर के आंकड़ों में तुलना कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है भाषा विकास का। अगर हमें स्टडी करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। इस विधि की एक विशेषता यह है कि इस विधि के द्वारा किसी भी योग्यता या विशेषता के क्रमिक विकास के अध्ययन के साथ साथ भिन्न भिन्न आयु स्तर के बच्चों के लिए हम नॉर्म्स भी बना सकते हैं। नॉर्म्स यानी कि मानक बन जाते हैं। कारमाइकेल ने इसके बारे में ये बताया है कि समकालीन अध्ययन प्रणाली से प्राप्त जो परिणाम हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालकों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है और वे समान विकासात्मक स्तरों पर भिन्न भिन्न आयु में पहुंचते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत इसमें अंतर पाया जाता है वो हम इस विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ये विधि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। होन्जिक ने 1950 में इस प्रणाली की सहायता से 21 महीने से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन करके पता लगाया कि उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और वे समस्याएं उनके समायोजन में बाधा किस तरीके से डालती है। तो ये इस तरीके से हम ये समकालीन अध्ययन प्रणाली से बालकों के विकास के बारे में, क्रमिक जो विकास है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे समकालीन अध्ययन प्रणाली की उपयोगिता कि इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो पहला उपयोग, इस प्रणाली के द्वारा अध्ययनकर्ता बालक के संपूर्ण जीवन में घटित होने वाली विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कम समय में और कम खर्च में कर सकता है। ये कम खर्चीला है और समय भी इसमें कम लगता है। दूसरा, इस प्रणाली में अध्ययनकर्ता को विकासात्मक परिवर्तनों को वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तीसरा फायदा इसका यह है कि इस प्रणाली में विभिन्न आयु स्तरों के बालकों के क्रमिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। चौथा उपयोग यह है कि इस स्टडी में समूह का आकार काफ़ी बड़ा होता है, अतः उन आंकड़ों के आधार पर हम नॉर्म्स या मानक बना सकते हैं। पांचवा फायदा इसका यह है कि इस प्रणाली में अध्ययनकर्ता को किसी भी अगली विकास की अवस्था का वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास हर आयु स्तर के बच्चे अध्ययन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रणाली के द्वारा अगला फायदा यह है कि इस प्रणाली के द्वारा अध्ययन में अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक ही प्रयोगकर्ता भी अकेले पूरे अध्ययन का संचालन और संपादन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे समकालीन अध्ययन प्रणाली के क्या दोष हैं या क्या उनकी सीमाएं हैं। तो पहला जो है इसमें वो है, इस प्रणाली के द्वारा विकास परिवर्तन क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इन सब का हमें
अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, इसमें हम व्यक्तिगत भिन्नता जैसी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, सांस्कृतिक, सामाजिक या वातावरण संबंधी परिवर्तनों का बालक के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन हम इस प्रणाली के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ये सीमाएं हैं या दोष हैं, लेकिन फिर भी इस विधि के बहुत फायदे हैं। धन्यवाद।